बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा सोचिए, खुद ब खुद आपके अमाल भी अच्छा होने लग जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, यकीन माने आपकी इर्द गिर्द आपको जब चीज़ें पॉजिटिव नज़र आना शुरू होती है तो सब अच्छा होने लगता है। सो खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आपको उम्मीद दिलवाते रहें, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। वीकेंड है और अपना वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय करें, अपने प्यारों को टाइम दें, अपने घर वालों को टाइम दें, ताकि आपका वो टाइम जो है क्वालिटी टाइम हो, अच्छी तरह से आप उसको स्पेंड कर सकें। मौसम की भी कुछ बात करेंगे। अब वो जो हमने 4-5 दिन अच्छे मौसम वाले एंजॉय किए हैं, एक बार फिर से गर्मी बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ बताया गया है कि एंड ऑफ दिस मंथ कंपैरेटिवली मौसम बेहतर होगा और एक बार फिर से मॉनसून आगे शुरू होने, आपको पता है बारिशें तो होंगी, मौसम बेहतरी की तरफ जाएगा। बारिशों में भी आपको एहतियात की ज़रूरत होती है। सो प्रोग्राम में आज बहुत कुछ है जी, खबरें भी हैं, सेगमेंट्स भी हैं, और इसके साथ साथ आज के मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता है एज़ यूजुअल हम आगाज़ करते हैं, हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। तो नाज़रीन, हमने जी आज का पैगाम शामिल करना है, आपके साथ शेयर करेंगे आज का पैगाम। जी दिखाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कुल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इंसान मेहनत ना करे, कोशिश ना करे और आगे बढ़ने की तमन्ना ना रखे, बल्कि तवक्कुल ये है कि इंसान हर तरह अपनी तरफ से मेहनत करे और आखिरी हद तक मेहनत करे, और उसके बाद फिर अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे। यानी जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, आप पूछते हैं भैया आपकी सवारी कहाँ है, तो वो कहते हैं जी मैंने अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दी है। आपने फरमाया कि नहीं, है तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल ये है कि तुम अपने ऊँट को बांध कर आओ और फिर उसे अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दो। यानी तवक्कुल दर हकीकत ये है कि जब आप जहाज़ से छलांग लगाएंगे, आप अपना पैराशूट अच्छे तरीके से चेक करेंगे, देखेंगे, उसके बाद आप जहाज़ से ज़मीन पे छलांग लगाएंगे। तवक्कुल ये नहीं है कि आप पैराशूट भी ना बांधें, कुछ भी ना करें और फिर आप छलांग लगा दें, ये तवक्कुल नहीं है। तो तवक्कुल का सही मतलब हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, वो ये है कि हमें कभी भी स्ट्रगल, मेहनत, मुशक्क़त और कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब कुछ करते हुए भरोसा अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए कि हमारी इस मेहनत, कोशिश और मेहनत में रंग भरने वाला और हमें इसका नतीजा देने वाला वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। ये सही मफ़हूम है तवक्कुल का। सो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पैगाम, आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की। मौसम कैसा होगा, सेगमेंट है टुडेज़ वेदर। मायदा की तरफ चलेंगे जो कि इस वक्त बाहर के मौसम की सूरत हाल हमें बताने वाली हैं। जी मायदा, ओवर टू यू। के मौसम की बात करें तो शहर का मौसम आज सूरज का पारा जो है शहर पे वो हाई है। मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज सूरज की किरणों में जो है वो तपिश महसूस की जा रही है, और ओवरऑल जो सारा दिन है आज गर्मी जो है वो शहर में महसूस की जाएगी। मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम तो अभी 31 रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा जाने के अमकानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आज टेम्परेचर के वो 41 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। आज सूरज जो है वो अपना जलवा दिखाएगा, जिसमें सूरज जो है काफ़ी ज़्यादा अपना पारा हाई दिखाता हुआ नज़र आएगा, और उसी के साथ खासी गर्मी जो है वो भी महसूस की जाएगी। तो हमारे शहरियों के लिए जो है वो माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है कि बाहर निकलते हुए जो है एहतियात करें, क्योंकि सूरज ने एक बार फिर से अपना पारा जो है वो हाई कर लिया और गर्मी की शिद्दत जो है वो मज़ीद एहतियार होती हुई नज़र आएगी। बारिशों की अगर बात करें तो आइंदा 24 घंटे में बारिशों के ताहाल कोई अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए हैं, और ना ही आइंदा जो हफ्ते में है बारिश के अमकानात ज़ाहिर किए गए हैं। ये गर्मी जो है एकदम फिर से जो शिद्दत एख्तियार करने वाली है, और आइंदा भी जो आने वाले दिन हैं उनमें सूरज का पारा हाई ही देखने में नज़र आएगा। तो एहतियात हमारे शहरियों ने ख़ुद करनी है। बात करें अगर हवा में नमी के तनासुब की, तो हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 40% पाया जा रहा है, और आज जो है वो हवाओं का दबाव जो है वो भी कम महसूस किया जा रहा है। हवाएँ जो है वो ना चलने के बराबर आज रिकॉर्ड की जा रही हैं। थैंक यू मायदा, मौसम की सूरत हाल आपने बताई। अब बढ़ते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ। लोड शेडिंग एक बार फिर से शुरू। दर्जा हरारत बढ़ते ही लेस्को का शॉर्टफॉल फिर 600 मेगावाट पर पहुंच गया।
शहर लाहौर में 13 टाउन होंगे, 9 मेट्रोपॉलिटन और 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी। टीचिंग अस्पतालों में आलाते मशीनरी की देखभाल का निजाम वज़ा करने का फैसला, देखभाल के मंसूबों के लिए इब्तदाई तौर पर 20 करोड़ रुपए के फंड मुख्तर। और जापान से 50 करोड़ इमदाद, जापान हुकूमत ने माली साल में पंजाब हुकूमत को इमदाद देगी। खबरें आप जान चुके हैं, आज की खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आप बताएं कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप ताला मौसम का हाल बता रही थी कि महीने के इस महीने के एंड पे दोबारा बारिशें होनी है। बारिश। आप Almost। यकीन करें, अब तो बारिश का नाम सुन के मौसम चेंज होता है तो मुझे डर लगने लग पड़ता है। ऐसा क्यों है? मैं जिस फेज से ये पिछले दिनों गुजरा हाँ हूँ, जी, आपने बिल्कुल जिक्र किया था। मैं आपको बताऊं, मुझे तो अब डर लगने लग पड़ रहा है मैंने कि इसलिए यार, आगाज में कहा कि बारिश में भी आपने अपने आप को महफूज रखना है। बारिश के साथ साथ हम देखते हैं 100 मसाइल हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे वाक़यात, ऐसे हादसात हो जाते हैं कि आपको उसके लिए जो है वो तैयार भी रहना पड़ता है और उसकी हिफाजत के लिए भी आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं। खैर अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। खबर की तरफ आ जाते हैं। लोड शेडिंग फिर शुरू। आई डोंट नो फिर शुरू क्यों कह रहे हैं भट्ट साहब। उस तरह लोड शेडिंग नहीं हुई तो बारिश वाली लोड शेडिंग हो जाती। बारिश में जो आपको पता चलता है घंटों लाइट चली जी गई बिल्कुल, वो है। क्या बहाना कहें? मिल जाता है उनको बहाना मिल कि जी वो बारिश हो रही है जी, वो बारिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ट्रिपिंग हो गई है, ਹੁਣ बारिश रुकेगी तो फिर इन ठीक करांगे। बट मुझे समझ नहीं लग रही, हुकूमत 2 दफ़ा ऐलान करके पीछे चली गई है। पहले ऐलान किया जी कि फलां तारीख से जो है वो लोड शेडिंग ख़त्म, उसके बाद फिर ऐलान किया नहीं जी मुझे तो फलां शाहिद तारीख। खाकान अब्बासी साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है, बार बार जब उन्होंने कहा था कि जी कुछ दिनों की बात है ये लोड शेडिंग और फिर 2 घंटे पे आ जाएगी। कहाँ गए वो 2 घंटे? मेरा ख्याल है वो 2 घंटे जो उनसे है ना, अभी उनका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, जब होगा तो वो फिर बताएंगे। इनसे लोड मैनेज ही नहीं हो रहा अब। हालांकि जिस तरीके से पहले ये लोड मैनेज कर लेते होते थे, इनसे समझ नहीं लग रही कि क्यों नहीं। और अगर सिप्रा साहब को हम लाइन पर लें आयशा, हाँ, हम कोशिश करते हैं। कोशिश करें अगर वो लाइन पर आ जाए तो हम उनसे असल वजूहात जान सकेंगे, वो बता सकेंगे कि लोड मैनेज क्यों नहीं हो रहा, हमारी कैपेसिटी जो उनसे है वो क्यों। हालांकि अब तो आपने मार्केटें बंद रखने का भी ऐलान कर दिया, 9 बजे आप मार्केटें बंद भी करवा रहे हैं, फिर आपने छुट्टी का भी ऐलान किया। गालिबन इस फैसले को हो गए हैं 4-5 दिन मार्केटें बंद हो रही हैं। मंडे से आई थिंक ये इम्प्लीमेंट हो चुका था। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि फौरी तौर पर इसका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन कोई आप ये कह लें कि 10 रुपए में 1 रुपए के बराबर तो हमें को थोड़ा सा फ़र्क नज़र आना चाहिए ना, कि अगर 4 दिनों में जो मार्केट्स हैं वो टाइमली बंद हो रही हैं तो उसका जो लोड कम हो रहा है वो लोड आखिर मैनेज फिर क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं। कोई तो रीज़न होगी इसकी जो इनसे लोड मैनेज नहीं हो रहा। लेकिन आप बिजली के बिलों के अंदर आप इजाफा करते जा रहे हैं। मुझे अब अफसोस होने लग पड़ा है कि यही हुकूमत जो है माजी की हुकूमत के ऊपर तनकीद करती थी। देखिए, जब आप कमरा इम्तिहान के अंदर जाते हैं तो आप तैयारी करके पेपर के लिए बैठते हैं। ये नहीं होता कि आप जब पेपर देने के लिए बैठें तो उस वक्त आप उसकी तैयारी कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। जब आप हुकूमत में आ रहे तो आपने यार कम से कम होमवर्क तो किया होगा ना। अगर होमवर्क किए बगैर ही आप आके बैठ गए तो फिर लोगों की बातें सुने। अब लोड शेडिंग आप ये देखें, ये 4 से 6 घंटे वो बताई जा रही है कि जो ऑफिशियली तौर पे जा रही है, उसके अलावा जो लोड शेडिंग हो रही है बिल्कुल मेंटेनेंस के नाम पे जो आप बंद कर रहे हैं, फिर आप उसके अलावा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग कर देते हैं। देखिए, बाज़ इलाकों के अंदर जो है वो नहीं चीज़ आती। मैं बार बार एक बात का जिक्र करता हूँ कि शहरी इलाकों के अंदर तो चले मालूम हो जाता है, लेकिन जो देहाती इलाकों के अंदर शहर से हट के लोड शेडिंग हो रही है वो कहाँ पर है, वो हमारे सामने नहीं आ रही है। में जो लोड शेडिंग है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं करता। क्या वहाँ पर अब लोग नहीं रहते हैं? क्या वहाँ पर लोगों को बिजली की ज़रूरत नहीं है? क्या वहाँ पे लोग बिल पे नहीं करते हैं जो उनकी तो कोई ना तो रिपोर्टिंग है ना तो कोई सुनने वाला है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई, हम वो रिपोर्ट देख के हैरान रह गए कि जो वापडा के अंदर, लेस्को के अंदर या जो बाकी सूबे हैं उनके अंदर जो मुलाजमीन हैं उनको आप कितनी बिजली फ्री दे रहे हैं। यार ठीक है वो इदारे के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए क्या वो अपने काम करने की सैलरी नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं भाई, सैलरी ले रहे हैं, हम सब सैलरी ले रहे हैं, को कारोबार कर रहे हैं। तो फिर उनको आप ये इतनी वाफिर मिकदार में इतने यूनिट्स जो हैं
وہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں بھائی، وہ کس کیپیسٹی میں دے رہے ہیں؟ یا تو پھر آپ سیلری اس حساب سے کریں، یا تو پھر ان کی سیلری میں سے بھی کٹوتی کریں نا. کیا سیلری ساری کٹوتیاں جو ہیں وہ غریب عوام کے لیے رہ گئے ہیں؟ عوام کے لیے آگے کھانا پورا نہیں ہو رہا، بجلی کے بل آپ دھڑا دھڑ بڑھانا شروع ہو گئے ہیں. کبھی کسی چیز کے اوپر بڑھا دیتے ہیں، کبھی آپ کسی چیز کے نام کے اوپر جو بڑھا رہے ہیں. تو کسی طرف تو سائڈ سکون لینے دیں. دیکھیں بجلی جو ہے وہ اب ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ نہیں ضرورت ہے، بٹ صاحب کون سی ضرورت کی چیز مہنگی نہیں آپ کر رہے؟ بجلی ہر گھر کی ضرورت ہے، کھانا 2 وقت کی روٹی ہر گھر کی ضرورت ہے، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، بیسک اشیاء، آئل ہر روز استعمال کی چیزیں مہنگی ہے، سبزیاں ہر روز استعمال کی چیزیں مہنگی ہے، پیٹرول ہر روز استعمال کی چیزیں. بس اب آپ کے لیے سانس لینے پہ جو ہے نا وہ ٹیکس لگانے رہ گئے ہیں. اس پر جو ہے کچھ مہنگا انہوں نے کرنا ہے. ہسپتالوں میں چلے جائیں، کوئی علاج نہیں کرنے والا. یقین مانے لوگ بیچارے جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا. کوئی بیمار ہو رہا ہے ٹینشنیں لے لے کے، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو رہا ہے، سمجھ عوام ایک ایسے جو ہے نا ایک شہری جو ان سے ہے نا وہ ایک ایسے لوگوں کے نرگے میں گھس گئے ہیں بیچارہ کہ اس کو ادھروں بھی پی رہی ہیں، ادھروں بھی پی رہی ہیں، ادھروں بھی پی رہی ہیں. انہوں سمجھ نہیں لگتی بھی میں بچاواں کدھروں اپنے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی کہ کون سا تھپڑ روکوں، کون سا مکہ روکوں، کون سی لات روکوں. یعنی کہ اس کو چاروں طرف سے پڑ رہی ہیں. اگر نہیں پڑ رہی ہیں تو یہ جو اقتدار میں یا اقتدار سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پڑ رہی ہیں. وہ بڑے سکون کے ساتھ ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اگر کوئی رکن اسمبلی یا پارلیمنٹیرین آ کے یہ کہنا جی اسی بھی پیسنے پہ ہیں، یار مزہ تو پھر آئے نا کہ جب آپ یہ اعلان کریں کہ بھائی جان ساڑیاں انیاں تنخواہاں ہیں، ساڑے اپنے کاروبار ہے گئے اسی ادھی تنخواہ لیں گے. پیٹرول اسی لیندے ہی نہیں ہے، بالکل پیٹرول ہم چھوڑ دیتے ہیں جی اپنا. ہم میڈیسن بھی نہیں لیتے ہیں. ہم جو ہے جو ہیلتھ کارڈ جس کے بھی تھے، پچھلی حکومت کے تھے، موجودہ حکومت بھی اس کو کنٹینیو کر رہی ہے، اچھی بات ہے. ہم اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر علاج کرائیں گے. ہم چونکہ ٹیکس دے رہے ہیں، ہم مزہ تو پھر آئے نا. یہ سارے پارلیمنٹیرین اس بات کا اعلان کریں، لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی آ کے یہ بات کریں، لیکن نہیں کرنی نا. بات یہ کہ ہر بندے نے اپنا کھاتا پورا کرنا نا. صرف لاتے مکے گھونسے گالیاں وہ صرف غریب لوگوں کے لیے. اب حالات یہ ہیں جی. میرے سامنے مویشی منڈیوں کی خبر ہے. کل ہمارے رپورٹر وہاں پہ تھے اور بتا رہے تھے کہ اگر آپ بہت چھوٹا سا بھی بکرا خریدنا چاہ رہے ہیں کم از کم 50-55 ہزار روپے آپ کے پاس ہونا چاہیے. کم بتایا اس نے. یہ تو ابھی بٹ صاحب آغاز ہے. ابھی تو جب منڈیاں لگ گئیں اور وہاں پر لوگ جانا شروع ہوئے تو لگ پتا جائے گا لوگوں کو. ہم نے تو خیر ہر روز دکھانا ہی دکھانا ہے تو ریٹ آپ کو پتا چل جائیں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ واقعی کم ہے. یہ کم ہے. 70,000 سے جو ہے نا وہ جانور شروع ہو رہا ہے، 70,000 سے. یعنی کہ اچھا مجھے نا آج ایک بہت اچھی چیز لگی. دیکھیں جو اچھی چیز ہوگی نا گورنمنٹ کی میں ہمیشہ اس کو کرتا ہوں. میں ابھی آ رہا تھا تو میرے راستے میں نا پائن ایوینیو منڈی لگتی ہے. آپ یقین کریں وہاں پہ نا انہوں نے سٹارٹ سے ہی نا رائیونڈ روڈ سے لے کے اس منڈی تک جو ہے نا بڑے بڑے بینرز ہورڈنگ بورڈز لگائے اور اس کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ مویشی لانے والوں کے لیے یہاں پہ مویشی لانا رکھنا اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں، کوئی چارجز نہیں ہے. حالانکہ ہمیشہ یہ شکایت آتی رہی ہے کہ جب کوئی منڈی میں جانور لے کے آتے ہیں تو ان سے مختلف مدوں کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی سو کال ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ان سے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اگر لکھا ہے کہ چارجز نہیں ہیں تو وصول نہیں کیے جائیں گے، باوجود اس کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو پیسے یہاں پہ بھتے کے نام پہ کتنے لوگ لے رہے ہیں. دیکھیں پھر ان کو ثابت کرنا چاہیے نا. گورنمنٹ نے اگر یہ لگایا مجھے بڑا مزہ آیا اور میرے منہ سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلا کہ زبردست. دیکھیں اگر لگایا ہے، اگر کسی سے لے رہے ہیں تو پھر وہ یہ چیز سامنے بھی لے کے آئے کہ جی میرے سے فلاں جگہ پہ فلاں بندے نے پیسے لیے ہیں. اور یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن جس بندے نے سارا سال جانور پالے ہیں اور وہ لا کے یہاں پہ بیچ رہا ہے تو پھر یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ وہ بیچارہ اپنے جانور کے اوپر اضافی پیسے دے، ٹیکس دے، لانے کے ٹیکس دے. تو پھر وہ کیوں نہیں جانور مہنگا بیچے گا؟ وہ جانور مہنگا بیچے گا. یعنی کہ 70,000 روپے کا عام ایک چھوٹا جانور جو ہے ابھی تو یہ شروعات ہے. ابھی تو اب قریب جائیں گے تو یہ دیکھیے گا مہنگائی جتنی ہوگی کیا کریں پھر وہ بھی لوگ. مہنگائی ہوگی تو جانور جو ہے وہ اسی طریقے سے بکے گا. اور اس مرتبہ تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ قربانی لوگ پریشان ہیں کہ کس طریقے سے کریں. یہ اوورآل امپیکٹ آتا ہے نا جب آپ کو بجلی کے بل بھی دینے ہیں، جب آپ کو گھر کا خرچہ بھی چلانا پڑتا ہے، جب آپ کو فیسیں بھی دینی پڑتی ہیں. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اب آپ کے پاس کیا بچا ہے
तो फिर सभी लोग जो हैं वो अपना सारी पकड़ के बैठ जाते हैं। खैर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर हमारे पास क्या है, 13 टाउन्स होंगे शहर में, 9 मेट्रोपॉलिटन और 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होंगी। शहर लाहौर में आपको बताते चले बल्दियाती एक्ट ये मंजूर किया गया है। लॉर्ड मेयर का इंतखाब बराह रास्त नहीं होगा, काउंसलर मुंतखब करेंगे। डीसी बल्दियाती नुमाइंदों के मातहत नहीं होगा और इसके साथ 9 मेट्रोपॉलिटन और 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होंगी। ओवरऑल इस निज़ाम को कैसा देखते हैं? बट साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, हम बल्दियाती निज़ाम कहते हैं आवाम के लिए फ़ायदेमंद है, डोर स्टेप पे आपके तमाम काम हो जाते हैं, गली मोहल्लों के लेवल पे छोटे छोटे काम हो जाते हैं, सपोर्टिव होगा ये? देखिए, मैं वही सोच रहा था कि आपने बल्दियाती एक्ट तो मंजूर कर लिया, लेकिन इशू ये है कि क्या ये बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो बाइख्तियार होंगे? क्या इनको फंड्स दिए जाएंगे? क्या इनके पास इतने इख्तियारात होंगे कि ये अपने गली मोहल्लों के जो मसाइल हैं वो अगर लेकर किसी अफसर के पास जाते हैं तो वो अफसर उनको इज़्ज़त देगा, अफसर उनकी बात सुनेगा, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करेगा? देखें, पिछली हुकूमत अपना बल्दियाती निज़ाम ला रही थी, इस हुकूमत का पहले अपना बल्दियाती निज़ाम था, अब उसने दोबारा तरमीम करके उसको ले आया। यानी कि हर हुकूमत जो है वो अपना बल्दियाती निज़ाम ला रही है, लेकिन इसमें असल चीज़ वही आ जाती है कि क्या आप इन तरमीम के ज़रिए, इन एक्ट के ज़रिए उन नुमाइंदों को इतने इख्तियारात दे रहे हैं या नहीं? यानी जो असल बल्दियाती निज़ाम की रूह है या जो मकसद है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? आप बार बार एक बात कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि जी अवाम के मसाइल जो उनकी घर की दहलीज पर हल हो, तो घर की दहलीज पर हल करने के लिए जो उनके नुमाइंदे मुंतखब होंगे, क्या उनके पास इतने इख्तियारात, इतने फंड्स होंगे? क्या वो किसी अफसर के मातहत तो नहीं होंगे? क्या उनको किसी अफसर के जाके दरवाजे नॉक तो नहीं करने पड़ेंगे, बाहर तो नहीं बैठने पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ बातों की हद तक है। इख्तियारात जो उनसे है ना वो आपके बड़ों के पास ही होंगे। देखिए, इसमें लिखा है कि जो डीसी साहब हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों के मातहत नहीं होंगे। हालांकि हम कहते हैं ठीक है, क्योंकि डीसी है ना भाईजान, अफसर है ना, अफसर आदमी है, साफ कपड़े पहन के, बड़ी पहन के गाड़ी में बैठ के वो आता है, एयर कंडीशन कमरे में आया, डीसी है, शहर का मालिक है एक तरह का। तो क्या वो डीसी साहब अगर मातहत नहीं होंगे, आप ना मातहत करें, लेकिन क्या वो आने वाले नुमाइंदे को इतनी इज्जत देंगे? क्या उनके इलाके के अंदर वो जो मसाइल लेके आएगा कि जी मेरी फ़लाँ गली के अंदर फ़लाँ चीज़ करवाने वाली है या फ़लाँ लाइट्स लगवाने वाली हैं, क्या उसको प्रायोरिटी पे देगा? फिर बात आएगी कि जनाब फंड्स आएंगे तो आपको दे देंगे। पहले तो वो बल्दियाती नुमाइंदा जो है वो बाहर बैठेगा उनके कमरे के, ठीक है ना, उर्दली जो उनसे है वो अंदर भेजेगा कि जनाब फ़लाँ यूनियन काउंसिल का फ़लाँ चेयरमैन या वाइस चेयरमैन आए हुए हैं अपने नुमाइंदों के साथ, आपके साथ मुलाकात का शर्फ चाहते हैं। तो अगर उनका मूड होगा तो वो बुला लेंगे, अगर मूड नहीं होगा तो बेचारा वहाँ पे बैठ के आ जाएगा। आप ये ज़रूर करें, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी बनाए, 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी बन जाएंगी, 274 यूनियन काउंसिलें भी होंगी, लेकिन आप बात करें इख्तियारात की। ये सब कुछ होगा कब? मुझे तो बट साहब यही अब ये भी शक रहता है कि ये सिर्फ अपने खाना पूरी कर लेते हैं और बता देते हैं कि हम करने वाले हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। माजी की हुकूमत में भी ये सब चीज़ें रही हैं और यहाँ पे भी सिर्फ ये बताया जा रहा है ये होगा ये होगा ये होगा, अब ये होने कब है किसी को कुछ पता नहीं। देखिए, जून आ गया, इस हुकूमत 2023 के अंदर इंतखाबात होने, यानी कि अगर ये बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं ये मुझे नहीं पता अभी कब ये होने, अभी तो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, चले मैं अज्यूम कर लेते हैं कि जी जनाब अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर आप बल्दियाती इलेक्शन करवा के ये बना देंगे, ठीक है जी। उसके बाद इन बल्दियाती नुमाइंदों के पास कितनी मुद्दत बाकी रह जाएगी? 2023 के अंदर इंतखाबात होने, गालबन जून जुलाई से पहले ही ये होने, इस हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। जो 5-6 महीने का पीरियड है, आप मुझे बताएं 5-6 महीने के अंदर जो है वो कौन से जो है वो ये बल्दियाती नुमाइंदे अगर आ भी गए तो कौन से मसाइल हल कर लेंगे? फिर आप आगे कहेंगे जी बजट जो है वो फ्रीज हो गया, अब आने वाली हुकूमत जो सी है वो बजट आके देगी तो फिर ये बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो काम करेंगे। यानी कि आप अपना बल्दियाती सेटअप ले आएंगे, आप बना भी लेंगे, लेकिन ये है कि वो फिर 1 साल तक
बेचारा जो है वो फ्रीज हो जाएगा कि नई हुकूमत आएगी, नया इलेक्शन होगा, वो नई हुकूमत आके क्या करती है, किसको अक्सीरियत मिलती है, नून लीगी बनाती है या पीटीआई बनाती है या पीपल्स पार्टी बनाती है, ये ना रोलिंग स्टोन बना रहेगा। ये आप माजी की तरह ये रोलिंग स्टोन ही बने रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप वो काम करें कि जिससे लोगों की थोड़ी सी मुश्किलात कम हो। लेकिन लोगों की मुश्किलात कोई कम करना चाहेगा तो ही कम होंगी, हमें ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बल्दियाती निज़ाम, अक्सर राव साहब हमें बताते थे कि बट साहब सबसे ज़्यादा मसला किस चीज़ का होता है, आपका डेथ सर्टिफिकेट किसी ने लेना है, बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, फिर बहुत सारे लोगों को कुछ तलाक से रिलेटेड जो मसाइल हैं जो आपने अपनी यूनियन काउंसिल से पास करानी होती है चीज़ें, इन सब में लोगों को इतनी मुश्किलात हैं और ये छोटे छोटे काम कराने के लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं, कोई काम करने वाला नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को रिलेट अब जो है वो नादरा के साथ कर दिया गया हुआ है कि नादरा के साथ ये चीज़ें मुंसलिक, और वहाँ से मेरा ख्याल है कि इसमें कम से कम जो है वो अभी भी यूनियन काउंसिल में लोग जाते हैं, अपनी करीबी यूनियन काउंसिल में। अब लोगों को तो इन चीज़ों का पता ना कि अरसा दराज से आपके यूसी लेवल पर ये चीज़ें हो रही हैं, तो लोग जाते हैं और डायरेक्ट लोगों का काम नहीं हो पाता। डोर स्टेप पे ये काम हो रहे थे, बट साहब आसानी है, नादरा जाके आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। लंबी देखे, मैं जो मेगा सेंटर्स बनाए हुए ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि वहाँ पे आपका मसला हल हो जाता है। मैं ये देखा कि हर चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है कि थोड़ा सा टाइम हम देंगे तो हमारा वो असल मसला ये डोमिसाइल, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ना असल मसला ये डोमिसाइल वगैरह, असल मसला ये है कि मेरी गली टूटी हुई है, गली मोहल्ले के छोटे छोटे काम। बट साहब हमने देखा है गटरों के ढक्कन उठा दिए जाते हैं, इतने खौफनाक वाकयात हुए। ये वो काम है कि आपकी गली में लाइट नहीं है, गटरों के ढक्कन नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स के अलावा आपके पैच वर्क गली मोहल्ले के लेवल पर जो आगे बारिश हो रही है, अंदाजा करें आप कि इतने सारे इलाके ऐसे जहां पर घंटों पानी नहीं निकलता, लोगों के घरों के अंदर चले जाता है, सीवरेज सिस्टम नहीं है आपका, अगर वो जो है तो वो खराब हो गया। देखिए ये बुनियादी काम है जो इन नुमाइंदों की जिम्मेदारी है, मेरे ज़ाती ख्याल में। हो सकता है मैं कम इल्म हूँ इस मामले के अंदर, लेकिन मैंने ये देखा ये बुनियादी काम है और इसके लिए लोग जो है इतनी तकलीफ में चले जाते हैं ना, गालम गलोच, लड़ाई झगड़े तक जो है वो मामला चले जाते हैं। हम ये सारे काम करें, देखिए एक्ट ही मंजूर करते आ रहे हैं। मैंने तो ये पिछले 4 साल 4.5 साल उससे पहले भी देखा कि उन्होंने अपना एक्ट लिया है, वो आए वो अपना एक्ट लिया है, अब ये है इन्होंने दोबारा एक्ट लिया है। यार एक्ट लाएं, हमें क्या इतराज है भाईजान, तुसी जो मर्जी करो, उसमें अपने मफादात भी चाहे शामिल करें, लेकिन कम से कम इसको लेकर तो आएंगे। अवाम के लिए है, अवाम तक इसके समरात पहुंचने हैं, तो प्लीज इसको अपनी सियासत से दूर रखना चाहिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर क्या है जी हमारे पास जो हम डिस्कस करने वाले हैं जी, देखभाल के मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर 20 करोड़ रुपए के फंड्स, टीचिंग अस्पतालों में आलात मशीनरी की देखभाल का निज़ाम वज़ा करने का फैसला। बहुत अहम ये फैसला है और देर आए दुरुस्त आए जिसको कहा जा सकता है। शहर के बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स में आए दिन जाहिद साहब ये खबर देते हैं फलां मशीन ख़राब है, फलां मशीन ख़राब है, एक्सरे, MRI, CT स्कैन मशीनें, और ये वो टेस्ट हैं जो अच्छे खासे महंगे हैं, गरीब की कैपेसिटी से बाहर हैं। और फिर बीमारी की हालत में जब किसी बीमार बंदे ने बाहर जाके ये महंगे टेस्ट कराने हैं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके सरकारी अस्पतालों की मशीनें ख़राब पड़ी हैं। जी भट्ट साहब, देखिए अच्छी बात है, आपने निज़ाम वज़ा करने का फ़ैसला कर लिया। ये वैसे ही है जैसे आप एक्ट पे एक्ट ला रहे हैं, निज़ाम फ़लाँ का निज़ाम वज़ा कर रहे हैं, फ़लाँ का निज़ाम वज़ा कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक पॉइंट की तरफ ना आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। इस हुकूमत ने अभी तक मिनिस्टर्स के नाम अनाउंस कर दिए, कुछ मिनिस्टर कि जी ये लोग जो हैं वो मिनिस्टर्स हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक आपने जिनके आपने नाम अनाउंस किए हैं इनको महकमे ही नहीं आपने दिए। जितने मिनिस्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी कि वो मसलन हेल्थ मिनिस्टर सलमान रफ़ीक साहब का नाम लिया गया, अच्छे खासे मेहनती बंदे, मैं ज़ाती तौर पे हर दफ़ा ये बात कर, मैं ज़ाती तौर पे, लेकिन उनको बाकायदा हेल्थ का महकमा अलॉट नहीं किया गया। उसके अलावा और भी 2-3 हैं, मलिक अहमद साहब हैं, उनका गालबन कहा गया कि उनके पास कानून का शोबा है, या जो अभी इलेक्ट नहीं हो के आए एक और हैं साहब, उनको कहा गया कि जी आप इतलात संभाल लें या आप ये वाली साइट संभाल लें। आप मुझे बताएं कि जब मिनिस्टर्स ही जिनको ऑफिशियली तौर पे आप महकमे अलॉट नहीं करेंगे, जो वो निज़ाम आप बना रहे हैं वो निज़ाम तो बिल्कुल रेत की बोरी की तरह है, रेत की बोरी की तरह है।
پتہ نہیں ان کو یہ محکمہ یہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے ان موقع پہ آپ چینج کر دیں, لیکن پالیسی تو بے شک وہی رہے گی جو حکومت آپ بنائے گی, لیکن اس کے اندر چینجنگز تو آئیں گی نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی اٹھا کے اس چیز کو کورٹ میں لے جا کے چیلنج کر دے کہ جی یہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے, نظام آپ وضع کر رہے ہیں, منسٹر آپ کا موجود نہیں ہے. بالکل, یہ یعنی کہ یہ سارے سکمز ہیں. نہ تو منسٹر ہیں, نہ تو بٹ صاحب ہاسپٹلس میں آپ کے انتظامی معاملات کو دیکھنے کے لیے ایم ایس صاحبان, نہ تو کوئی تو یہ سب چیزیں کیا میٹر نہیں کرتی ہیں؟ دیکھیں کسی بھی ابھی تک زائد صاحب 3-4 مرتبہ یہ ایشو اٹھا چکے ہیں کہ ٹیچنگ ہاسپٹلس کے اندر ابھی تک مستقل پرماننٹ جو ہیں وہ میڈیکل آفیسرز ہی نہیں لگائے گئے جو ہسپتال کا سربراہ ہے. آپ نے اضافی چارج کسی کو اٹھا کے دیا ہوا ہے, کسی کو اٹھا کے دیا ہوا ہے. آپ کس طریقے سے یہ نظام چلا رہے ہیں؟ آپ بات کرتے ہیں عوام کو صحت کی سہولت دینے کی, عوام کی ریلیف کی, لیکن کہاں پہ دے رہے ہیں؟ اچھا مجھے نا اس دن بڑا آیا, آپ یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, پیسہ ہے. دانیال عزیز صاحب ایکسیڈنٹ ہوا, آپ نے دیکھا کس طرح مشینری حرکت میں آئی. بالکل سروسز ہسپتال, وہاں پہ سب سے دلچسپ بات ہے کہ وہاں پہ سی ٹی سکین کی مشین, غالباً سی ٹی سکین کی, اگر میں نہیں کہہ رہا, سی ٹی سکین کی مشین خراب تھی. سی ٹی سکین یا ایم آر آئی کی مشین خراب تھی, ابھی تک شاید وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. ان کا فٹافٹ وہ کروایا گیا. پھر ان کے لیے کہا گیا جی ایئر ایمبولینس آ رہی ہے لے کے اسلام آباد جائے گی, ہے وہ موسم کی وجہ سے نہیں جا سکی, بائی روڈ لے گئے. کیا کبھی کسی غریب کے لیے بھی اس طریقے سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, حکومت کے کوئی افراد جو ہیں وہ حرکت میں آئے ہیں؟ ہمارے روزانہ ایسے کئی پیشنٹس ہیں جو گاؤں سے یہاں پہ لانے ہوتے ہیں. کہاں پہ ہوتے ہیں یہ اس وقت کیا وہ بھی دانیال عزیز نہیں ہے کسی ماں کا, کسی حکومت کا دانیال عزیز نہیں ہے وہ بھی, جس کے لیے اتنی مشینری حرکت کے اندر آئے؟ ڈاکٹرز ہیں آپ کے 1 منٹ نہیں لگتا, پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ سیکنڈ نہیں لگتے, سٹرائک کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں, آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کب یہ سٹرائک ختم کریں گے, کب یہ او پی ڈی کا کام سٹارٹ ہوگا. ہم نے اس دن خبر ڈسکس کی کہ آپریشن تھیٹر کا سٹاف جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ موجود نہیں ہے, تھیٹر کے اندر موجود نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, کس کے خلاف کارروائی کی؟ بھائی آپ ٹیچنگ ہاسپٹلوں کے اندر آلات مشینری کی دیکھ بھال کا نظام ضرور وضع کریں, بالکل ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں, آپ ایک غریب آدمی کو دانیال عزیز سمجھ کے جو ہے وہ ویسا علاج دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں, اس کو بھی دانیال عزیز ہی سمجھ لیں یار جو وہاں پہ پیشنٹ آ رہے ہیں, تاکہ ان کو کوئی تھوڑا سا ریلیف مل جائے. لوگ وہاں پہ اتنا خوار ہو رہے ہوتے ہیں, ابھی اٹھتے ہیں, ابھی چلتے ہیں, ہمارے ساتھ چلے, کیمرہ پکڑ کے بھی چلتے ہیں, وہ تو کیمرہ اندر انہوں نے جان نہیں دینا, اتنے جڑا گا گارڈ نے ساری ٹھکائی شروع کر دینی ہے. تو اندر جا کے آپ دیکھیے ایمرجنسی کے اندر کیا صورتحال ہے. اچھا جی بٹ صاحب, فیصلہ تو یہ ہو گیا, اچھا فیصلہ ہے. اب اس فیصلے پر عمل درآمد کب ہوتا ہے, کتنا ضروری ہے, کب ہونا چاہیے, یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. یہ 20 کروڑ روپے کے فنڈز انف ہیں؟ 20 کروڑ روپیہ میرا خیال ہے اتنے کا تو یہ پیٹرول پھونک دیتے ہیں. آپ 20 کروڑ روپیہ نہیں, 40 کروڑ روپے انہوں نے کہا جی لاگت آئے گی. 20 کروڑ روپے فنڈ مختص کیے جائیں گے, 40 کروڑ لاگت آئے گی. اچھا یہ اتنے کا تو اگر, ہاں واقعی میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, اگر آپ منسٹرز کی پیٹرول کی وہ نکال لیں گے نا ہم, تو پتہ لگے گا اتنے کا تو وہ پھونک ہی چکے ہیں پیٹرول. تو آپ مجھے بتائیں یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. آپ مذاق کر رہے ہیں, آپ مذاق کر رہے ہیں. میں حکومت جو ہے میری اس تنقید کو جو ہے وہ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں, اس کو پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. ہمارا کام ہے چیزوں کو سامنے لے کے آنا. 40 کروڑ روپے میں آپ کون سا نظام وضع کریں گے بھائی, کون سا نظام وضع کریں گے؟ آپ اپنی سیلریز کے لیے جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ مختص کر لیتے ہیں اپنے دیگر مراد کے لیے. اس نظام کے سلے 40 کروڑ روپے. اچھا چلیں یہ 40 کروڑ روپے بھی نکل آئے نا تو بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. آپ کے ہاسپٹلز کے اندر, سرکاری ہاسپٹلز کے اندر ایسی سی کمال کی مشینری ہے جس کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر تو نہیں, چلیں مہینے کی بنیاد پر اگر آپ اس کو چیک کریں تو میں آپ کو بتاؤں 1 پائی بھی نہ لگے. پھر آپ جہاں سے مشینری خریدتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کے ساتھ ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اس مشینری کی اتنے عرصے تک مینٹیننس آپ نے کرنی ہے, فالو اپ لینا ہے, یہ آپ کی ریسپانسبلٹی. یہ نہیں ہوگا, یہ آپ چیک کروا لیجیے گا, کیونکہ آپ نے اس کے اندر یہی ہوگا نا, مشینیں خراب ہوں گی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اور آپ کی وہ کروڑوں روپے کی مشینیں ایک طرف بند کمروں میں پڑی رہتی ہیں اور پھر باہر مریضوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں.
हमेशा यही हमने देखा है, यही सुना है, और जब तक इसका कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं वज़ा किया जाता, इसी तरह से ये सिस्टम चलता रहेगा। खबर हमारे पास अगली कौन सी है जी? जापान से 50 करोड़ रुपए की इमदाद। जापान हुकूमत नए माली साल में पंजाब हुकूमत को इमदाद देगी। अब ये मुझे नहीं समझ आता, इसको खुशाइन कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। इमदाद पे ही चलते रहेंगे हमें लगता है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की कल स्पीच सुन रहा था, तो वो कह रहे थे, अभी भी उनका ना टिकर्स चल रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जी हम इतना अरसा हो गया है हमारे मुल्क को, तो हम अभी तक इमदाद पर चलते आ रहे हैं। मुझे इतनी ज़ोर की हंसी आ रही थी ना, मैं इसलिए कंट्रोल नहीं कर सका। IMF से आपने कर्जा ले लिया, ठीक है, अब मुसलसल ले रहे हैं आप, ठीक है। सऊदी अरब से आप कर्जा लेते हैं, ठीक है। दीगर जो हमारे मुत्तहिदा अमारात हैं, मैं उधर ही आ रहा हूँ, वो मुत्तहिदा अमारात या जो भी इस तरह की जो कंट्रीज है, वहाँ से हम इमदाद लेते हैं। अच्छा, चाइना से भी हमने अब कर्जा ले लिया। अच्छा, जापान हमें हर मर्तबा जो है साफ पीने के पानी के लिए एक जायका शायद उनकी वो है, जो हमें पीने के साफ पानी के लिए बड़ा कर्जा देती है। दरमियान में कुछ अरसे के लिए रुक भी गया। अच्छा, साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का भी प्रोजेक्ट था आब पाक अथॉरिटी, उसके तहत भी काम किए गए। लेकिन अब मुझे बताइए, 4 साल पिछली हुकूमत के ले लें, उससे पिछली हुकूमत के भी आप 4 साल ले लें, 5 साल ले लें, 9 साल, अगर मैं पिछला भी हुकूमत का मिलाऊंगा, उससे पिछला भी मिलाऊंगा, तो एक लंबा अर्सा चल। लेकिन हम सिर्फ इस 2 टर्न्योर को ले लेते हैं। आप मुझे बताएं, इस 2 टर्न्योर के अंदर कितनी जगहों पे साफ पानी के मंसूबे लगे हैं? आपने जो वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए, जगह जगह जो लगे हुए हैं, अभी शहर में चलते हैं, आप देखिएगा किसी की टूटी गायब है, किसी का बाकी सामान गायब है, लोग उतार के ले गए हैं। उस फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर जो फिल्टर लगे हुए हैं, वो कब चेंज किए गए? उनके ऊपर ताले लगे हुए हैं, ठीक है। 2 टाइम जानवर वहां बैठे होते हैं, कूड़े के ढेर वहां लगे होते हैं। अल्लाह भला करे आपका। देखिए आप ये मुझे आप बताएं, कितनी जगहों पे अब तक आपने साफ पानी पीने का फराहम कर दिया? फिर जो कर्ज देता है ना, वो ये भी चीजें चेक करवाता है कि क्या जो मैंने पैसे दिए हैं वो दूसरी जगहों पे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। वो हर कोई हमारी तरह नहीं होता कि चेक ही नहीं कराता, पैसे दे के भूल जाता है। नहीं, जो दे रहा है वो सारी जगहों से तो हम कर्ज ले रहे हैं, बल्कि कर्ज ले चुके हैं। आप मुझे बताएं, वो कर्ज कौन उतार रहा है? मैं उतार रहा हूँ। टैक्स पे टैक्स आप ठोकी जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स आप ठोकी जा रहे हैं। कोई नहीं रह जाती है। आम इंसान क्या करे, किस तरह से वो इस तरह के, ये जो मैं तो कहूँगी, हम बिजली बम कहते हैं, पेट्रोल बम कहते हैं, अब उससे डबल ट्रिपल तो ये टैक्स आ रहे हैं, और इससे हम बच कैसे सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। सैलरी स्ट्रक्चर उतरा नहीं है, पीने का पानी आपको साफ नहीं मिल रहा, पैसे आप ले रहे हैं, सेहत की सहूलत आपको नहीं मिल रही है। आप मुझे बताएं, आप हमें सहूलत दे कौन सी रहे हैं? कोई एक सहूलत पिछली हुकूमत भी बता दे, ये हुकूमत भी बता दे कि कोई एक सहूलत इन्होंने आवाम को दी है? कोई सहूलत नहीं दी है। इस तरह के मजाक ना करें। कर्ज ले जा रहे हैं, कर्ज उतारने के लिए आप टैक्सेस का बोझ जो है आवाम के ऊपर लादी जा रहे हैं। भाईजान कुछ तो दे दो, फिर असी भी कहेंगे यार ठीक है, सानू टैक्स जो असी दे रहे हैं उदा कोई फायदा तो हो रहा है। टैक्स पे टैक्स है, टैक्स पे टैक्स है। और अभी आप यकीन माने, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से टैक्स आयद होगा, कितने पैसे कटेंगे, क्या होगा। वो इतना बोझ डाल दिया गया है कि सोच समझ से बाहर। बिजली के बिलों का हिसाब अभी कर रहे होते हैं तो पता चल जाता है ये वाली नई मुसीबत आ गई है, समझ से बाहर। आपको पता लगता है घी की प्राइस बढ़ गई है। वो शहजाद खान मुझे हर दूसरे दिन जो है ना, वो मुझे मैं जब उनसे पूछता हूँ ना, वो कहते हैं यार मैं 12 बजे स्टोरी दे रहा हूँ, दर्जा दोम के घी की कीमत के अंदर ना इतना इजाफा हो गया। बिल्कुल ऐसे। फिर वो थोड़ी देर बाद बता देता है भाई दालें जो उनसे दालों की कीमत में इजाफा, फिर थोड़ी देर बाद चिकन की कीमत में भी इजाफा हो गया। ओ यार किधर को जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके बड़े बड़े चैनल्स ये स्टोरीज जो है कवर कर रहे होते हैं कि फलां जगह पर ये हालात है, फलां जगह पर ये हालात है, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा मसला रह ही ये गया है, क्योंकि बराह रास्त आम आदमी की ज़िंदगी इससे मुतासर नहीं बल्कि ख़त्म हो रही है। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। और बहुत सारे सारिफीन परेशान हैं, भारी भरकम फीसें अदा करने के बावजूद गैस कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा जी, खबर के मुताबिक जो कि शाहिद सिप्रा साहब ने दी है, पाबंदी ख़त्म ना होने की वजह सारिफीन की दरख्वास्तों में इजाफा। अब कनेक्शन के लिए 5 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये 5 साल जो 29 लाख दरख्वास्तें हैं वो अपनी जगह, और जो इन 5 सालों में लोग बढ़ते जाएंगे वो अपनी जगह। बट सब कहाँ जाएं लोग? आप कह रहे थे परेशान है, मुझे बताएं
पहले कौन से कम परेशान नहीं है, ये कोई परेशानी नहीं है, ये ऐवी छोटी सी परेशानी है, आप ऐवी अच्छा ये वो चीज़ें हैं ना भट्ट साहब के रोज़मर्रा इस्तेमाल के इनके बगैर गुजारा नहीं है। अमीर गरीब हर किसी को जब तक चूल्हा ही नहीं घर में चलेगा आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते तो लकड़ियाँ ले आओ ना, और पुराने ज़माने चले जो थोड़ी लकड़ियाँ उन लकड़ियाँ ले आके कार रखो। देखो ना अब मसला ये है कि अब आप लोगों ने लकड़ियों के ऊपर खाना नहीं बनाना, आपने वो जो मिट्टी के चूल्हे हैं वो आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना, हालांकि उसके ऊपर आप खाना बनाया, हाँ ठीक है टाइम लगता है, चलें आप ये कह लें थोड़ी सी पोल्यूशन भी हो जाती है, हाथ मुंह थोड़े से वो आप कह लें काले, लेकिन उसके ऊपर खाना बड़ा मज़ेदार बनता है। लेकिन हाँ अगर आप उसके ऊपर बनाएंगे जितने टाइम में बनता है, अगर कोई मेहमान आ नहीं गया बनता तो है, ना 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 ये ना कहें। देखें मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको, एवं 29 लाख लोगों ने जो एप्लीकेशन दी है, बेवकूफ़ ने। देखें सर्दियों में आपको गैस नहीं मिलती है, जो गैस का बिल है वो आपको भारी भरकम आएगा। बट 40 सेकंड है, आयशा मुझे कह रही वाइंड अप करने का, तो वाइंड अप कर दें, आपको मैंने सजेशन हल कोई नहीं है, नहीं हल है, मैंने दे दिया आपने हल बता दिया, लेकिन वो जो असल में हम कह रहे हैं ना कि कनेक्शन जल्दी लगने के लिए कोई प्लानिंग करे वो फिलहाल नहीं होने वाला, तो फिर भट्ट साहब वाली ऑप्शन पे गौर कर लीजिए। थैंक यू सो मच भट्ट साहब। नाज़रीन ब्रेक होगी और हेडलाइंस होंगी, फिर वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, और मेरे ख्याल से अब जो इतना लंबा मैंने एक इंट्रोडक्शन देना था वो आयशा ने सारी मिस्ट्री ख़त्म कर दी है। हमारे मेहमान की तरफ हम चलेंगे। आप बाखूबी जान भी चुके होंगे, आप लोगों के पसंदीदा सिंगर और सियासतदान भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं। जवाद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब मुझे नहीं समझ आ रहा, अभी मैंने जो न्यूज़ सेगमेंट किया उसमें बहुत सारे मसाइल डिस्कस किए, अब कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ? एक बार फिर से आ जाएँ हम उसी महंगाई की तरफ, उसी सियासी सूरत हाल की तरफ। चले इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। कुछ मैं आपसे जान लेती हूँ, ये सिंगिंग से सियासत की तरफ आप कैसे आ गए? नहीं, मैं असल में शुरू से सियासत ही करना चाहता था। जब मैं था ना कॉलेज में, मेरे वालिदैन जो कि प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, तो उनकी किताबें पढ़ के मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें इंसानों की फलाह है और पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है, तो मुझे लगता था कि ये इसके अंदर अपना पार्ट प्ले करना ज़रूरी है। तो फिर जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस तरह के लोगों से और मिला कुछ ग्रुप से मुलाकातें शुरू की, फिर ऐसे ऐसा ख्याल आया कि उसके लिए मुझे सियासत करने के लिए मशहूर होना पड़ेगा, लोगों तक जाना पड़ेगा। तो उस वक्त तक मैं चूँकि मौसीकी थोड़ी बहुत करता था, गाता था, लोग कहते थे अच्छा गाता है। फिर एक बैंड था जुपिटर्स, मैं यूनिवर्सिटी में था, उन्होंने मुझे इंडक्ट कर लिया एज लीड वोकलिस्ट। वो बहुत बड़ा बैंड था पाकिस्तान का, दो ही बड़े बैंड थे, एक वाइटल साइंस और एक जुपिटर्स उस ज़माने में। तो जब मैं उसमें गया तो मुझे लगा ये अच्छा काम है, मैं इंजीनियरिंग की डिग्री करके तो वालिद साहब से कहूँगा कि मैं ये अब सोलो करियर करना चाहता हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने वो किया और फिर वो देयर वाज नो लुकिंग बैक, मैं आई कैरिड ऑन विद म्यूज़िक। वो आज तक मेरी पहचान भी है। लेकिन सियासत में फिर मैंने जब एक दफ़ा मुझे पता चल गया कि मेरे रूट्स हैं अब आवाम के अंदर, तो फिर वी डिसाइडेड इन 2018 टू लॉन्च द पार्टी। तो 2018 में आपने ये डिसाइड किया कि अपनी पार्टी बनाएं। तो पार्टी बनाने का असल जो मकसद था वो भी आपने बता दिया, कैसे लेके चल रहे हैं उस मकसद को? बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आम आवाम की आप बात कर रहे हैं, बराबरी की आप बात कर रहे हैं, और यहाँ पर वो दोनों चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि असल में सरमायादारी निज़ाम ने और जमहूरियत, हम ऐसे कहेंगे सरमायादाराना जमहूरियत जो है, उसने लोगों को ना एहसास तो दिया है फ्रीडम का कि वो स्लेव नहीं है, वो नौकर नहीं है, वो किसी के कमीन नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना तो लोग अभी भी ज़हनी तौर पे ये समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। लोगों को लगता है कि जो सियासत है ये बड़े लोगों का काम है। बिल्कुल। और बड़े लोग कौन है? जागीरदार, सरमायादार, माफियाज, अपने इलाकों के बदमाश, कबायली सरदार, इलेक्टेबल्स, सियासी पीरो मुर्शद खाने, ये वो टोटल आपकी लॉट है जो सियासत में जाती है। अच्छा, आम लोग इसको ऐसे ही देखते हैं, वो कहते हैं कि यही वो लोग हैं जो हमारे लिए कुछ करेंगे। उनको ये समझ नहीं आ रही कि कैसे वो उनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आम तौर पर भी ज़िंदगी देखें तो उसके अंदर जो किसी अदारे में नौकरी करता है, वो अदारे में नौकरी करता है, वो कभी भी अदारे को चला नहीं सकता ऐसे ही, और वो अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता जब तक अदारे का मालिक ना चाहे।
تو جب وہ اس کی تنخواہ کم رکھتا ہے اور اس کو اس طرح نہیں جینے دیتا جس طرح وہ خود جیتا ہے، تو یہ تو چلیں یہاں پہ تو ہو گیا کہ سرمایہ داری نظام میں یہ ایک بنیادی جو ہے ایک رشتہ ہے مالک کا اور ملازم کا، لیکن جب آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں اسی رشتے کو، تو یہ بڑا مسئلہ کریٹ کرتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں تو وہ لوگ ڈیسیجن میکنگ میں آ سکتے ہیں نا جو کہ عام لوگ ہیں، اداروں میں نہیں آ سکتے کیونکہ وہ تو نوکر ہیں وہاں۔ پارلیمنٹ میں تو ہر ایک کی رسائی ہونی چاہیے۔ پرابلم یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، اور کوئی پارٹی ہے نہیں جو ان کو وہاں پہنچا سکے، عام لوگوں کی پارٹی نہیں ہے۔ ریسنٹلی ابھی انڈیا میں ایک ہمارے لیے امید کی بات ہے، میں لوگوں کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ اگر انڈیا میں ہو سکتا تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ دہلی کے اندر ایک عام آدمی پارٹی بنی جس نے کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھایا کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، تو عام لوگ تھے وہ، انہوں نے پہلے تو الیکشن جیتا اور میجورٹی سیٹس لی، سیکنڈ ٹائم انہوں نے 2/3 میجورٹی لی، سویپ کر دیا الیکشن، اور تھرڈ ٹائم میں انہوں نے پنجاب میں الیکشن جیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کہ آسمان سے ایک دم آئی ہے، یہ زمین پہ ہوئی ہے اور یہاں پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو برابری پارٹی پاکستان اصل میں عام لوگوں کی پارٹی ہے، اور یہ عام لوگوں کو سب سے پہلے تو غیرت اور شرم دلانا چاہتی ہے کہ بھائی چھوڑ دو ان لوگوں کا کھیڑا، یہ وہی لوگ ہیں سارے، یہ آپ لوگوں کی تقدیریں نہیں بدلیں گے، کیونکہ اپنے اداروں میں نہیں بدلتے، اپنی جاگیروں میں نہیں بدلتے، اپنی انڈسٹریز میں نہیں بدلتے، تو جب وہاں نہیں بدلتے تو وہاں جا کے وہ آپ کے لیے کیوں کچھ کریں گے؟ وہ اگر تنخواہ بڑھائیں گے آپ کی وہاں جا کے منیمم ویج، تو ان کے جتنے ملازم ہیں ان کی بھی بڑھانی پڑے گی۔ تو اس لیے عام لوگوں کو ان کے اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی طاقت، اس کے لیے اپنی پارٹی ان کی ہونی چاہیے۔ برابری پارٹی ان کی پارٹی ہے، 95% لوگ جو ہیں ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ وہ ابھی تک ذہنی غلامی سے نکل نہیں پا رہے۔ صحیح۔ اب جو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز نظر آ رہی ہیں، جو مسائل نظر آ رہے ہیں، آپ کی پارٹی کا کیا پلان ہے؟ کس طرح سے ان مسائل کو لے کے آپ آگے چلیں گے؟ آپ کے پاس پلان موجود ہے کم از کم عوام سکھ کا سانس لے سکے، ہر کسی کا، یہ اب غریبوں کا مسئلہ نہیں رہا مہنگائی، ہر کسی کا مسئلہ بن چکا ہے مہنگائی، ہر کوئی اس مہنگائی سے پس رہا ہے، کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ اچھا، جو ڈرائیونگ فورس ہے نا، ہم اگر آئیڈیاز کی بات کریں تو انسانوں کی جو ڈرائیونگ فورس ہے چینج کے لیے، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہم نے دیکھا ہے، جو کچھ عرصہ پہلے ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے اس نے فلرش کیا ہے، وہاں پروگریس ہوئی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، سائنٹیفک میتھڈولوجی وہاں پہ لوگوں نے اپنائی ہے، اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک تو ہیومن فریڈم ہے، جو کہ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ پولیٹیکلی فری ہیں، آپ ووٹ دے سکتے ہیں، ایڈلٹ فرینچائز پہلے میل ہوئی پھر سب کی ہو گئی، مطلب 18 سال سے اوپر جو ہیں وہ سارے لوگ ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن یہ چیز لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو فریڈم ہے یہ ووٹ دینے کی حد تک نہیں ہوتا، یہ آگے بھی جانا ہوتا ہے، آپ نے اس الیکٹورل پروسیس میں بھی سٹیک ہولڈر بننا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے ڈرائیونگ فورس، دوسری ہے ویمن امپاورمنٹ۔ جب عورتیں کام کرتی ہیں اور اس سے پہلے وہ پڑھتی لکھتی بھی ہیں تو لازمی طور پہ بہت سارے جو پرانے ٹریڈیشنل تصورات ہوتے ہیں، روایات ہوتی ہیں، وہ ٹوٹتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ملک اب آگے نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس زیادہ ورک فورس نہ ہو۔ اچھا، جس ملک میں عورتوں کو کام ہی نہیں آپ کروا رہے تو وہ تو ویسے بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا اس ملک سے جس کے اندر عورتیں کام کریں، کیونکہ وہاں پہ 100% لوگ کام کریں، یہاں پہ آپ کے 50 یا 60 یا زیادہ سے 70% لوگ کام کریں۔ تو یہ دوسری چیز ہوتی ہے، اور اس چیز کو کرنے سے بہت سے ڈاگماز بھی ختم ہوتے ہیں۔ عورتوں کا لباس، عورتوں کی خواہشات، وہ اپنی جو ہیں وہ اس کے لیے وہ انڈیپینڈنٹلی سوچ سکتی ہیں، وہ جو کرنا چاہتی ہیں وہ اس کے راستے میں رکاوٹ معاشرہ نہ بنے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسانوں کے اندر ریزننگ کا پیدا ہوتا ہے مادہ، لوگ جو ہے سوچنا شروع کرتے ہیں، لوگ ٹیبوز توڑتے ہیں، لوگ ریزننگ کے اندر جا کے، ریشنلزم کے اندر جا کے سوسائٹی کو استوار کرتے ہیں۔ برابری پارٹی کوئی عام پارٹی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کو اگر انڈسٹریلائز آپ نے کرنا ہے، انڈسٹریلائز اگر کرنا ہے تو انڈسٹریلائز کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ کو لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے ان کو ریشنل تھنکنگ کی طرف لے کے آنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ پاکستان میں اگر ہم نے اس ملک کے اندر جتنے بھی ہمارے ایسے ٹریڈیشنل مذہبی تصورات ہیں جو ہمیں ہمارا ذہن بند کر رہے ہیں، حالانکہ مذہب بڑی خوبصورت چیز ہے لیکن مذہب کو ایکسپلائٹ اس طرح کیا جاتا ہے
کہ کہا جاتا ہے غریب تو غریب ہے, امیر امیر ہے, خدا نے بنایا ہے, آپ صبر شکر کریں. اب یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ غلط بات ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. غریب کو بالکل خدا نے نہیں بنایا, یہ سسٹم بنا رہا ہے. جیسا سسٹم ہوگا ویسے لوگ ہوں گے. اب یہ ایک ایسا ٹریڈیشنل ایک مذہبی تصور ہے جو کہ اصل غلط ہے, جو صحیح نہیں ہے, لیکن اس کو لوگوں کے ٹھونسا گیا ہے. اس طرح کے بہت سے اور تصورات ہیں. عورت کو گھر میں رہنا چاہیے, عورت کو کوئی ضرورت نہیں باہر نکلنے کی. 50,000 اس طرح کی چیزیں آپ کے ارد گرد آپ کو ملیں گی. آپ کو جب تو سائنٹیفک ریزننگ کی طرف آپ نہیں جائیں گے, آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے, آپ انڈسٹریلائز نہیں کر سکتے اس ملک کو, آپ پیچھے رہ جائیں گے. اب یہ ایک دوڑ لگی ہے اور اس میں اگر آپ اس دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے تو بس آپ ایک سائیڈ پہ لگ کے رہ جائیں گے. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید, آپ کو ایک بار پھر سے شو میں کہیں گے. اصل میں اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, یہ جائے گی. تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جلسے جلوس ریلیوں میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ مہنگائی مکاؤ مارچ ہو رہا ہے, عوام کو امیدیں دلائی جا رہی تھی, اور انہی امیدوں کے برعکس سب کچھ ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آئل, بجلی, گھی, پیٹرول, آپ کے روزمرہ استعمال, سب چیزیں چھوڑ دیں. آٹا مہنگا ہو جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے, آپ روٹی نہیں کھا سکتے ہیں. جواد احمد صاحب, یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کے گرد تمام سیاسی جماعتیں نعرے لگاتی ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ماحول پیدا کر دیا جائے گا کہ آپ کو سب چیزیں جو ہیں سستی ملیں گی, صحت سہولیات, تعلیم مفت ہوگی. ہوتا ہمیشہ اس کے برعکس ہے. ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے نا وہ جھوٹی سیاست ہے. اس کے اندر جھوٹ بہت زیادہ ہے. آپ نعرے مارتے ہیں بڑے بڑے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ وہ نہیں کر سکیں گے, لیکن آپ پھر بھی مارتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ غیرت مندی کا جو الٹ ہوتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ. میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس نہ ٹیم ہے, نہ آپ کے پاس کوئی پلان ہے, نہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا جو دھوکہ دیا ہے نا عوام کو, باقی لوگ تو دو جو تھے وہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں, یہ شاید ہمارے لیے کچھ نہ کر سکیں, تو انہوں نے عمران خان کو دیکھا. عمران خان نے ان کو دھوکہ دیا سب سے بڑا. تاریخ میں سب سے زیادہ دھوکہ بڑا جو دیا ہے وہ عمران خان نے دیا ہے, کیونکہ عمران خان نے یہ کہا, نعرے آپ دیکھیں اور دعوے دیکھیں, 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا. پھر کہا میرا جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ یونیورسٹی بن جائے گا, گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا پروٹوکولز ختم ہو جائیں گے. پھر کہا کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر لوگ آئیں گے نوکریاں کرنے. پھر کہا کہ پاکستان جو ہے کسی سے قرضہ نہیں مانگے گا, IMF میں بالکل نہیں جاؤں گا. پھر کہا کہ پاکستان جو ہے یہ ایمنسٹی کسی کو نہیں دے گا. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پلی بارگن نہیں ہوگی. آپ یہ دیکھیں. اچھا, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم امیروں کے لیے نہیں غریبوں کے لیے ریفارمز کریں گے. انہوں نے ٹیکس کی چھوٹ پھر اسی طرح دی. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان آتے ہی ناکام ہو گئے تھے. ہوا کیا, سب کچھ اس کے الٹ ہوا. سب کچھ آتے ہی 4 مہینے بعد ہوا کیا کہ چونکہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ آج کل تو سب بہت زیادہ بات ہو رہی ہے ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ اور ساری, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی پارٹی آتی ہے نا وہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے آتی ہے, اور بعد میں جب ان کو ادھر ادھر کیا جاتا ہے کیونکہ ان سے نہیں چلتا, تو ظاہری بات ہے آپ سٹیک ہولڈر ہیں اکٹھے, تو پھر دوسری پارٹی جو جس کو نکالا جاتا ہے وہ آخر کار ملٹری کو کہنا شروع کر دیتی ہے انہوں نے کیا. یہ سب پارٹیز کے وتیرہ بلیم گیم ہے, اس سے عوام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. عوام کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کی مہنگائی جو اس ٹائم ہے وہ کون کم کرے. عوام سے آپ بات کچھ کریں مائک آگے کر کے, ہمارے رپورٹرز بیٹ رپورٹر بات کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں, عوام ایک ہی بات کر رہی ہے. آپ دیکھیں ڈیفرنٹ شوز ہو رہے ہیں, لیکن عوام کا اس وقت جو مسئلہ ہے, آپ مائک آگے کریں, مہنگائی کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. کس نے حل کرنا؟ بات یہ ہے کہ ان کے پاس پلان نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 مہینے بعد ہی پتہ چل گیا تھا, 5 مہینے بعد, کہ اسد عمر نے کہا تھا, اور انہوں نے عمران خان نے ہمیں بتایا تھا کہ اسد عمر رستو ہیں اور ان کے ساتھ ٹیم ہے پوری, تو ایک دم ٹرن اراؤنڈ کر دے گی سب کچھ اکانومی کو. اسد عمر نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی آپ جائیں, ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا, آپ جائیں پورے ملکوں میں پھریں اور ان سے پیسے مانگیں. وہ انہوں نے مانگے لیکن وہ اتنے نہیں تھے, 30-40% بھی نہیں تھے جو ان کا ڈیفیسٹ تھا. اس کے حساب سے ان کو پتہ لگ گیا کہ نہیں کچھ ہو سکتا, ان کو IMF کے پاس جانا پڑا. IMF کے ساتھ جو ڈیلنگز کر رہے تھے اسد عمر,
IMF को पसंद नहीं आ रही थी। एक ज़माने में इनके भाई ने कहा भी कि मेरा जो भाई है असद उमर, ये ही इज़ ऑलमोस्ट अ सोशलिस्ट, ये उनके साथ जो डीलिंग कर रहा है उनका मतलब ये था, उसमें ये चाह रहा है कि जी रिफॉर्म्स हम लेके आएँ और IMF की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं हम कहें जी हम इस तरह नहीं इस तरह चलेंगे। अब IMF एक मालियाती इदारा है, वो ही नहीं देखता कि आपने क्या करना है, वो देखता है कि मैंने कर्जा देना है, मैंने इनको बताना है मैंने वापस कैसे लेना है, और मैं इनको बताऊंगा, गाइडलाइंस दूंगा कि किस तरह होगा। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने असद उमर के साथ बातचीत की, उन्होंने आखिर कहा भाई हमें नहीं चाहिए आदमी, हम नहीं देंगे कर्जा इसके थ्रू। उस बात पे फिर पहली दफ़ा ये और मुक़्तदर हल्के भी दोबारा आए, एक्टिव हुए और हफीज शेख को लाया गया, इनको निकाल दिया गया। असल बात है इनको निकाला गया और इमरान खान की पहली शिकस्त थी वो। उस वक्त से लेके आज तक इमरान खान जो भी कर रहे हैं ना, वो पोर प्लानिंग की वजह से है, उनके जो गलत नारे दावे थे उसकी वजह से है, और पाकिस्तान के अंदर जो पहली पार्टीज थी उनको भी दोबारा वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया है, और अब कोई इधर उधर आप जब देखते हैं तो आपको हाल नजर नहीं आता। थोड़ा सा वक्त कम है तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अब जो भी हुकूमत आती है, चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं, अब जादू की छड़ी तो कोई नहीं लेकर आएगा और 1 मिनट में सब कुछ ठीक कर लेगा। कुछ प्लान चाहिए आपसे, तजवीज़ चाहिए, कम अज कम हालात इतने बिगाड़ की तरफ जाए, कुछ बेहतर हो जाए, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना। मैं आपको सिंपल एक ही जुमला कहूँगा, ये चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करें, और अभी मिफ्ता इस्माइल ने भी कहा है इमरान खान के ज़माने में भी प्राइवेटाइजेशन हुई है। मैं समझता हूँ इसको उलट होना चाहिए। इस वक्त हमें स्टेट इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, सही प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाना। अगर आप ये करेंगे तो अवाम को आप बिल्कुल महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी उसकी खाई में धकेल देंगे। ये जो पॉलिसीज़ हैं ये एंटी पुअर पॉलिसीज़ हैं, बल्कि मैं कहूँगा एंटी कॉमन पीपल पॉलिसीज़ हैं, और ये कॉमन पीपल तकरीबन 95% हैं। अब आपने सही कहा कि मिडिल क्लास भी आ गई है उसके अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मसला ये है कि हम तो समझते हैं कि रियासत को इन्वॉल्व होना पड़ेगा मईशत के प्रोसेस में। रियासत खुद आएगी, ऑटोक्रेटिकली आएगी, अथॉरिटेटिवली आएगी। रियासत को कोर्सिव मेजर्स के ज़रिए इस इकोनॉमी को बिल्ड करना पड़ेगा और रियासत को मईशत के अमल में आना पड़ेगा। सनतें लगानी पड़ेंगी, जागीरें जो है लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ये जो अर्बन और रूरल जितनी भी जागीरें लोगों के पास हैं, ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों के पास काम नहीं है, जागीरें रख के लोग बैठे हुए हैं, नॉन प्रोडक्टिव लैंड है, ये सारा का सारा इसको इस पर हाथ डालना पड़ेगा। ये डाल नहीं सकते, ये असल बात है। ये क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि ये खुद वो हैं, ये लैंड ओनर्स हैं, ये माफियाज हैं, ये सारे सरमायादार हैं, ये सारे इलेक्टेबल्स हैं, ये जागीरदार हैं, ये वडेरे हैं, ये सियासी पीरो मुर्शिद खाने हैं। ये अपने खिलाफ कैसे कुछ कर सकते हैं? ये अपने तबके के खिलाफ नहीं कर सकते। ये मैं बार बार लोगों को समझा रहा हूँ कि बराबरी पार्टी को इसलिए ज्वाइन करें आप, और इनको छोड़ दें, इनके लिए लड़ना भी छोड़ दें। ये आप में से है नहीं। इमरान खान 300 के नाल में रहते हैं और एक 7 के नाल 8 मिलने का घर है। नवाज शरीफ हजारों के नाल में रहते हैं। ज़रदारी खानदान जो है उसको तो पता भी नहीं, आप इनके पीछे लगे हुए हैं और लड़ रहे हैं। आम का पुरसाने हाल तो कोई नहीं है। ये मसाइल इसी तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच आवाज़ में साहब। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, नहीं तो हम गुफ्तगू मजीद आगे जरूर बढ़ाते। नाज़रीन, हमने जाना है अभी एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपके ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस मौसम में जी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप हल्का फुल्का भी मेकअप मुंह पे करें, क्योंकि कुछ लोगों को ऑयली स्किन की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। सो अब आपने बाहर कहीं आना जाना है, डे टाइमिंग, आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो आप वीकेंड पे तो स्पेशली सभी लोग प्लान करते हैं। कुछ लोग अपने रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं, कुछ लोग बाहर जाते हैं बच्चों को लेकर। सो तो आपकी लुक क्या होनी चाहिए? लेस मेकअप करके आप खूबसूरत कैसे दिख सकते हैं? वैसे ही सब लोग चाहते हैं कि वो जो नो मेकअप वाली लुक है आप अच्छे भी दिखें और ऐसा भी ना लगे आपने मेकअप किया हुआ है, परफेक्ट लुक आपकी हो। तो आपको आज हम बताएंगे कि आप अगर डे टाइम में कहीं जा रहे हैं तो बेस्ट मेकअप आप क्या कर सकते हैं, इवनिंग टाइमिंग के लिए क्या है, बाल किस तरह के आपके मेकअप के साथ होने चाहिए। गर्मियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आप कहते हैं बाल अच्छे भी लगें और स्टाइलिंग भी बहुत ज़बरदस्त हो जाए और आपके बाल सिमटे भी रहें, आपको प्रॉब्लम ना हो। हमारे साथ हमारी आज के मेहमान मौजूद है, मेकअप आर्टिस्ट हैं सबा नासिर ने ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबा, सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो सब लोग कहते हैं हम बहुत खूबसूरत भी दिखें, मेकअप किया भी हो वो पता भी ना चले, सो बहुत नेचुरल मेकअप हो, खूबसूरत लगे, कैसे आप कर सकते हैं? कुछ टिप्स दे दीजिएगा हमें। अच्छा, इस तरह से नो डाउट आजकल वाकई में ये इन हुआ है कि जी हम खूबसूरत भी दिखें, हमारी कंटोरिंग्स भी हो जाएं, फेस भी पतले हो जाएं और मेकअप भी ना नज़र आए। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल जैसे बरसात का मौसम है,
تو اس میں اگر ہم بہت زیادہ فاؤنڈیشن لگاتے ہیں تو وہ آکسیڈائز ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ آکسیڈائز ہونے کی وجہ سے پھر ہم ٹین لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں تو ہم ویسے بھی ایز اے بیوٹیشین ہم لوگ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ بہت زیادہ بیس اپلائی کریں. ٹھیک ہے. اس میں اسی طرح سے ہے کہ ایک تو آپ نے اسکن کیئرس اپنی بہت اچھی کرنی ہے کہ آپ کا فیس پہ پمپلس نہ ہوں، آپ کا فیس اچھی طرح سے کلینس رہے. اور جیسے کہ بادل ہیں تو یو وی ریز بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم نے ایس پی ایف بھی ایک اچھا یوز کرنا ہے. تو میں تو جو ینگ لڑکیاں ہیں یا جس بھی ایج کی ہیں، میں یہی ابھی مشورہ دوں گی اس موسم میں کہ ہم کوئی بی بی کریم یا ہمارا جو سن اسکرین ہے جیسے کہ اس میں یا کوئی ایسی فاؤنڈیشن جس کے اندر ایس پی ایف 15 یا ابو ہو، ہم وہ بہت لائٹ سی کوانٹٹی میں لیں اور اس کو ہم لوگ اپلائی کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اور پلس ہمارا ہم نے پرائمر بہت اچھے لگانے ہیں. جب اگر ہمارا پرائمر اچھا ہوگا تو ہماری بیس، جیسے کہ رینی سیزن ہے تو وہ کہیں بھی بارش ہو رہی ہے، آپ آؤٹ ڈور ہیں تو وہ اسٹے کر جائے گی، وہ واش آؤٹ نہیں ہوگی. اور جو اگر ہم نے میک اپ کا ہم نے جو چوز کرنے ہیں وہ ہم نے پاؤڈر بیس یوز کرنے ہیں تاکہ وہ واش آؤٹ نہ ہو، کوئی پانی آئے یا جو بھی ہو. جیسے ہیومیڈیٹی ہے، کلر ٹون بہت میٹر کرتی ہے آپ کی کیا ہے. اب کچھ لوگوں کا کلر کچھ ڈارک ٹون کی طرف ہوتا ہے، اگر وائٹ بیس اپلائی کر لیں ڈے ٹائم میں تو وہ مجھے یہ بتا دیں اگر آپ بیس سب سے پہلے لینے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ ٹپس بیس لینے کی کیا ہیں؟ کیونکہ آلریڈی میک اپ اتنا مہنگا ہے، اگر آپ کے ذرا سا بھی ادھر ادھر چیز ہو گئی، خراب آ گئی تو آپ کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. آپ نے کیسے اپنی اسکن ٹون کے ساتھ میچ کرنی ہے بیس؟ اچھا دیکھیے، بیس کو جو چوز کرنے کا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کمپلیکشن ہے آپ نے اس سے 1 کلر ڈارکر لینی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اسے اپنے فیس کے اوپر نہیں اپلائی کرتے، ہم اسے ہمیشہ اپنی ہاتھ کی اس جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری اسکن سے میچ کر رہی ہے یا نہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ جی واقعی میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو اس کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ 2 کلرز لے لیں، ایک آپ ڈارک لے لیں اور ایک آپ تھوڑا لائٹ لے لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ان کی بلینڈنگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایک ٹون بنا سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈارکر تھوڑی زیادہ کر دی ہے، وائٹ تھوڑی کم رکھ لی تو وہ ڈارک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ نے لائٹ کرنی ہے تو آپ اوبیسلی ڈارکر کو کم کر لیں. یا پھر ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے کہ موسم ایسا ہے کہ پمپلس نکل رہے ہیں تو ہم نے ڈارکر کو پہلے اپلائی کر لیا ایز اے کنسیلر، اور اس کے اوپر ہم نے لائٹر اپلائی کر لی، لیکن وہی پھر دوبارہ کہ بہت کم کوانٹٹی میں، کیونکہ آکسیڈائز ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا جی، یہ اب آپ نے اگر بیس لینی ہے تو یہ آپ کے لیے چیزیں ہیں جو آپ نے ضروری دیکھنی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آجائے بیس اپلائی آپ نے کرنے کا پراپر طریقہ کار کیا ہے؟ مارکیٹ میں بہت زیادہ چیزیں اویلیبل ہیں. آپ کو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے اچھی طرح سے بیس کو بلینڈ کرنا ہے، اس کے لیے برشز بھی اویلیبل ہیں، اسپونچز بھی اویلیبل ہیں آپ کے پاس ڈھیروں سا. بیسٹ وے کیا ہے کہ آپ کی بیس بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ بلینڈ ہو جائے؟ اچھا، وہی جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ایک تو آپ نے پرائمر بہت اچھا لینا ہے. آپ نے جیل بیس یا میٹیفائڈ جو پرائمرز ہوتے ہیں ہم نے وہ یوز کرنے ہیں، اور بہت تھوڑی کوانٹٹی میں ہم نے اس کو لے کے فل فیس پہ ہم نے اپلائی کرنا ہے. اس سے پہلے ہم نے موئسچرائزر لگانا ہے، لیکن وہ بھی ہمارا واٹر بیسڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا پرائمر آ گیا اور پھر ہم نے اپنی بیس لگا لی ہے. بیس کے لیے آپ نے یہ کہ برشز تھوڑے پروفیشنل ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ نے گھر میں یوز کرنا ہے یا جیسے لڑکیوں کے لیے ہم یہاں پہ ٹپ دے رہے ہیں تو وہ آپ نے جیسے بلینڈرز آج کل چل رہے ہیں، آپ نے اس کو ایگزیکٹلی آپ نے اس کو ہلکا سا ویٹ کیا، آپ نے پانی اس میں سے نکال لیا، اچھے سے اس کو اسکویز کر لیا اور پھر آپ نے اسے ٹھیک سے بلینڈ کر دیا. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کی بیس بلینڈنگ کی ہم نے بتا دی. اچھا مجھے یہ بتا دیں، میں نے سوری بیس جب پوچھی تھی آپ نے لینی ہے تو اب لیکوڈ بیس بھی اویلیبل ہے اور آپ کے پاس اسٹک فارم میں بھی ہے. کیا کرنا ہے، کس طرح سے آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ کو کون سی بیس لینی ہے، اور اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی اب ہر جگہ پر اگر لیکوڈ بیس یوز ہو رہی ہے تو یہی بیسٹ ہے. دیکھیے یہ سب چیزیں آپ کے ویدر پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اور آپ کس وقت کا کون سا فنکشن اٹینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ نے ڈے فنکشن میں جانا ہے تو آپ کا کیا آپ نے چوز کرنا ہے، آپ نے نائٹ فنکشن میں جانا ہے. اور اگین پھر ویدر جیسے آج کل ہیومڈ ہے، بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہے، تو آج کل آپ نے پاؤڈر بیسڈ چیزیں لگانی ہے، لیکوڈ نہیں لگانی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر موسم جیسے کہ ونٹر میں ہماری ویڈنگ سیزن زیادہ ہوتا ہے تو اس میں آپ لیکوڈ بیس ایزیلی یوز کر سکتے ہیں، وہ بلینڈ بھی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا جی، اس کے بعد بیس کے بعد آپ کے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ اسٹیپس جو آپ کو ایک میک اپ کے لیے، جو پراپر میک اپ لک کے لیے آپ کو فالو کرنے ہیں؟ اے ٹو زی جی ضرور آپ بتا دیں.
A to Z. इसी तरह से है कि आपने पहले अपना फेस क्लेंस करना है, ठीक है, क्लेंजिंग के बाद आपने प्राइमर यूज़ करना है, उसके बाद आपने अपनी बेस अप्लाई करनी है। अगर आपकी स्किन पे बहुत निशान है और आपको लगता है कि जी उसको कंसील करने की ज़रूरत है, ये हम एक रेगुलर मेकअप की बात करें जो कि हमारा डे बेस्ड रूटीन मेकअप एग्जैक्टली। तो हमने बिल्कुल हल्का सा उसको कंसील करके हमने उसके ऊपर फाउंडेशन लगा दी, और फिर अगर ह्यूमिडिटी वाला मौसम है तो आपने पाउडर अच्छा अपना लगाना है। अगर आपको लगता है कि सर्दियाँ ज़्यादा है, स्किन ड्राई है, तो बिल्कुल आपने लाइट सा उसके पाउडर कर दिया कि स्टे कर जाए, ठीक है। उसके ऊपर आपने हमारी जो डेली रूटीन में पिंक, ब्राउन्स, ये हमारी कुछ किट्स होनी चाहिए जिसके अंदर हमारे ये नेचुरल कलर्स होते हैं। और ये आपकी हर तरह की ड्रेसिंग के हर कलर, हाँ की ब्राउन्स के आपके पास 2-3 शेड्स होते हैं, डार्क, लाइट। ब्राउन का ये होता है कि आपने उसको अपनी आईब्रो पे भी, अगर डार्क ब्राउन है तो हम उससे अपनी आईब्रोज को भी शेप दे सकते हैं, और हमारी ये जो लाइन है ये बहुत अच्छी प्रोमिनेंट हो जाती है अगर हम डार्क ब्राउन थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। और पिंक से ही होता है कि आप अंडर आई में भी यूज़ कर लेते हैं तो आँख आपकी इनहेंस हो जाती है। तो ये 2 कलर्स तो आपके पैलेट में ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। और फिर एक हाइलाइटर बहुत चला हुआ है, तो हाइलाइटर अगर हम अपने इनर कॉर्नर्स में देते हैं आइज़ की तो वो इनहेंस हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। और एक ही हाइलाइटर को हम 2-3 पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी आईब्रो के जो ये एरिया है इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, चीक बोन्स को भी हाईलाइट कर लेते हैं, ये भी दे देते हैं, तो ये डिफरेंट मतलब पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक बजट इकोनॉमिकल भी हो जाता है कि आपने बस 2-3 चीज़ें ली, आपके लिए पॉकेट इकोनॉमिकल हो गया और आपका काम। और इस मेकअप के साथ बहुत लोग पसंद करते हैं बहुत शार्प डार्क लिपस्टिक हो और लाइट लिपस्टिक भी। आप प्रेफर क्या करती हैं? डे टाइम देखना चाहिए, टाइमिंग के हिसाब से? डेफिनेटली डे टाइम आपको देखना चाहिए। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में अगर आप एक बहुत ही शार्प या बहुत ब्लंट सा कलर लगा लेंगे तो वो आप जहाँ पे भी जाएंगे तो अगले को भी आपको देख के गर्मी, कि ये क्या इतना तेज कलर उन्होंने लगा, एकदम से पड़ता है, एकदम से आंखों में पड़ता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं लिपस्टिक के, और बहुत लाइट भी ना हो बहुत डार्क भी ना हो, न्यूट्रल से कलर्स हों, जैसे पीच बहुत इन है, पीची ब्राउन, पीची पिंक, मिक्स कर लें आप 2-3 शेड्स को। आपने नीचे लिप्स को डार्क कर लिया थोड़ा पिंक कलर के साथ, उसके ऊपर आपने उसे पीच कलर से ब्लेंड कर दिया, इसी तरह से आप पीची ही कलर से अपने चीक्स को हाईलाइट कर लें या उनको ब्लश ऑन कर लें, और ये बहुत ज़बरदस्त लुक हो जाएगी। आपने ज़रूर ये चीज़ें फॉलो करनी है, जो कलर्स भी बताए हैं, कलर थीम, और इसके साथ साथ बेस आप अगर इस तरह से अप्लाई करेंगे और आपकी ओवरऑल ये मेकअप लुक होगी तो आप ना सिर्फ मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम में भी आप हर तरह के ड्रेस के साथ ये बेस्ट मेकअप लुक है। थैंक यू सो मच सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाने हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करेंगे हेल्दी टिप। ज़ुहैब की तरफ चलते हैं जी, ओवर टू यू। जिससे बुखारी एम्बेसडर है, फिटनेस ट्रेनर, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ट, कि हम अपने दिल को कैसे ट्रेन करेंगे, दिल का साइज़ क्या होता है, इसका वेट क्या होता है, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, एक्सरसाइज कौन कौन सी है जिससे इसकी एफिशिएंसी को बेहतर किया जा सकता है। तो हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको कहते हैं कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज हर वो एक्सरसाइज जो 2 मिनट से जिसका टाइम ज़्यादा है वो कार्डियो एक्सरसाइज है। होता क्या है कि कोई भी एक्सरसाइज अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा करते जाओ, इवन वो अगर जंपिंग जैक्स है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, एरोबिक्स है, रनिंग है, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो 2 मिनट से ज़्यादा है वो कार्डियो है। तो इसमें हमने करना क्या होता है कि इसके अब 4 to 5 डेज़ की फ्रिक्वेंसी इसमें रखेंगे, 5 दिन एटलीस्ट करें, 20 मिनट्स करें, और इससे आपका एक तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा आपका फ़ैट लॉस ज़्यादा हो जाएगा मैक्सिमम। जो लोग चाहते हैं कि हमारा दिनों का मतलब ये है कि यार जो लोग कहते हैं बहुत जल्दी दिनों में, तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि 4-5 दिन तो उन्हें ओवरसी नहीं होता, दिनों का मतलब मंथ्स, के जो लोग कहते हैं हमारा जल्दी फैट लॉस हो और हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग हो, एफिशिएंसी बढ़ जाए, हमारा सांस ना फूले, हमारी बॉडी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो उनको कार्डियो एक्सरसाइज के लिए जाना चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज में आपको पहले बताया कौन कौन सी एक्सरसाइज है, इसके अलावा वेट ट्रेनिंग भी कार्डियो एक्सरसाइज में आ जाती है। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल्स के हैं, इसमें 45 सेकेंड का रेस्ट होता है हर सेट के बाद, लेकिन अगर आप अपने रेस्टिंग टाइम को कम कर दोगे तो वो भी आपकी वेट ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली कार्डियो एक्सरसाइज में चली जाएगी। तो हम कुछ एक्सरसाइज आज करेंगे जो हमारे दिल को स्ट्रॉन्ग भी करेंगी और आपके जिससे हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। होगा क्या, इससे आपके हार्ट का जो वॉल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जहाँ पे मुशाइम का हार्ट होता है मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो 70 दफ़ा या 60 दफ़ा धड़क के अपना काम करता है, ब्लड फ्लो को पिलाता होता है। मेरा वीक हो हार्ट और मेरा 120 टाइम धड़क के वही काम करता हो पंप करके। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर वो चीज़ जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो ज़्यादा उसके डैमेज होने के चांस हैं।
تو اگر مشائم کا ہارٹ اسٹرانگ ہے اور ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے تو وہ کم بار پمپ کر کے بلڈ کو زیادہ پمپ کر رہا ہے، اور میرا زیادہ بار دھڑکے بھی کم پمپ کر رہا ہے. تو کوشش کریں گے ہارٹ کو اسٹرانگ کریں ایکسرسائز سے، اور اس کو پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جا سکے. ہارٹ وہ دنیا کی واحد چیز ہے کہ جس پہ جتنا لوڈ ڈالیں گے وہ اتنا اچھا کام کرے گا، لیکن لوڈ ڈپریشن کا نہیں ہونا چاہیے، ورک لوڈ ہونا چاہیے. اوکے، تو اسٹارٹ کریں گے جمپنگ جیک سے. اوکے 1 2 3 اینڈ گو. 1 2 10 سیکنڈ تک کریں گے اس کو. 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, next is high knees for 10 seconds. 1 2 3 go. Shabash. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Okay, side jumps کریں گے مشائم for 10 seconds. 1 2 3 go. ابھی تو ہم آپ کو just 10 seconds دکھا رہے ہیں بیکاز ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لیکن یہ کوشش کریں یہ 2 سے 3 منٹس ہر ڈرل کو آپ کریں ایٹ لیسٹ. شاباش. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. اوکے، نیکسٹ ہم جائیں گے یہ تو پیور کارڈیو ایکسرسائز ہے. جیسے میں نے بات کی تھی کہ اسٹرینتھ ٹریننگ سے ہم کارڈیو کرتے ہیں. اسٹرینتھ ٹریننگ میں ہم کریں گے اسکواٹس آن باڈی ویٹ میں، اور ریسٹنگ ٹائم کم کر کے ساتھ فوراً ہم نیکسٹ میں جائیں گے لنجز کی طرف. ٹھیک ہے، اسٹارٹ ود دی اسکواٹس. 10 reps. 1 2 3 شاباش. بیک لاک. ویری گڈ پوزیشن، ویری گڈ. شاباش. 2 reps more کر دیں. 1 and 1 more. اوکے، نیکسٹ ایکسرسائز از اسٹینڈنگ لنجز. جی تھینک یو سو مچ. یہ تھی آج کی ٹپ. ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی منڈے کو. تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.